आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और लेकर हाजिर है हमारा बेहद खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें हम बात करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर की। वही आगाज करते हैं कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्स। अगर हम शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा की बात करते हैं तो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके खिलाफ आर्मी ने सर्च ऑपरेशन चलाया और खुद को घिरता देख मिलिटेंट्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। फिलहाल मारे गए मिलिटेंट्स की पहचान अभी नहीं हो पाई है। उधर श्रीनगर के छाताबल इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया। इलाके में मिलिटेंट्स के होने की खबर पर रियासती पुलिस के एसओजी ने तकरीबन 2 घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन इस बीच मिलिटेंट्स नहीं मिले और इसके बाद डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चला करके ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। आरादगी पसंद और पाक प्रोपेगेंडा के शिकार एक और नौजवान मिलिटेंट ग्रुप में शामिल हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए घर वालों को उसके मिलिटेंट बनने की इत्तला मिली। बीटेक कर चुका इस नौजवान का नाम खुर्शीद अहमद मलिक है। खुर्शीद पुलवामा जिले के अराबल गांव का रहने वाला है। गुज़िश्ता कई दिनों से वो घर से गायब था। घर वालों ने खबर सुनकर के फिक्रमंदी का इजहार किया। वालिद और उसकी बहन ने मिलिटेंसी और तशद्दुद का रास्ता छोड़कर घर लौटने की अपील की है। वाज़ेह हो कि उसकी वालिदा गुज़िश्ता 12 सालों से पार्किंसन की बीमारी में मुब्तला है। तो नौजवान के मिलिटेंट बनने की खबर अफसोसनाक जरूर है, लेकिन मिलिटेंसी से जुड़ी दूसरी खबर अच्छी है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि इंडियन आर्मी ने कश्मीर में दहशतगर्दी और मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी है। यहां पर दहशतगर्दाना हमलों में अब कमी देखी जा रही है और दहशतगर्दाना तंजीमें भी कम हो गई हैं। माना जा रहा है कि भारत के दबाव में पाकिस्तान अब मिलिटेंट्स की पहले जैसी मदद नहीं कर रहा है। कश्मीर वादी में अब 250 मिलिटेंट्स ही बचे हैं, जिनकी तादाद 20 साल पहले 1000 से ज्यादा होती थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन का यह नतीजा है कि अब ज्यादातर मिलिटेंट कश्मीर के अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर में 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते हैं। मिसाल के तौर पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस के साबिक प्रोफेसर रफी भट्ट को उसके मिलिटेंट बनने के बाद 40 घंटे के भीतर मार गिराया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कश्मीर वॉर गेट्स स्मॉलर डॉटियर एंड मोर इंटीमेट, एक बार फिर से आपको बता दें, कश्मीर वॉर गेट्स स्मॉलर डर्टियर एंड मोर इंटीमेट उन्वान से एक एनालिसिस लिखा है। इसमें पाकिस्तान में हुए सियासी बदलाव का असर कश्मीर पर जरूर पड़ेगा, यह भी लिखा है। यहां लड़ाई छोटी जरूर होगी, लेकिन खून खराबा बढ़ सकता है। फिलहाल कश्मीर की वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2.5 लाख से ज्यादा जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस वाले तैनात हैं। और अगर हम बात करते हैं तो एनवाईटी ने आगे लिखा है कि ज्यादातर मिलिटेंट्स ऑटोमेटिक हथियारों से मारे जा रहे हैं। फिलहाल 250 मिलिटेंट्स में से 50 से ज्यादा पाकिस्तान से आए हुए हैं, बाकी मकामी हैं। पुलिस की माने तो 1990 के दौर में कश्मीरी नौजवान सरहद पार करके आसानी से पाकिस्तान चले जाते थे, अब ऐसा नहीं है। दहशतगर्दों को अब गोलीबारी की ट्रेनिंग लेने की जगह भी नहीं मिल रही है। इधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में नामालूम मुसल्लह अफराद ने जेके बैंक के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके उसकी बंदूक छीन ली। यह वाकया बराकपुरा वाक़े जेके बैंक की ब्रांच में पेश आया। खबरों के मुताबिक हथियारों से लैस बैंक के अंदर घुसे और सिक्योरिटी गार्ड की 12 बोर की राइफल छीन ली। अभी तक कैश लूटे जाने की कोई इत्तला नहीं है। और हमारे रिपोर्टर खालिद मुंतजिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से। उनसे बात करेंगे। नामालूम मुसल्लह अफराद ने जेके बैंक के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके उसकी बंदूक छीन ली है। जानना चाहेंगे आपसे इस मामले में क्या कुछ इस वक्त जांच चल रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के वाकये हो रहे हैं और जेके बैंक सबसे आसान शिकार होता है मिलिटेंटों का, दहशतगर्दों का। देखिए जहां तक आज के वाकये की बात की, जो 3 बजे के करीब वाकया पेश आया, जिसमें जेके बैंक ब्रांच जो है बराकपुरा अनंतनाग पोश बंदूक बरदार दाखिल हुए और वहां पे जो मकामी दुकानदार थे उनके पहले जो फोन थे वो छीन लिए गए और उसके बाद जो जेके बैंक मुहाफिज होते हैं उनके पास जो 12 बोर राइफल थी छीन ली गई और कोशिश ये की गई थी कि बैंक लूटने का इरादा था उनका, लेकिन उसके बैंक लूटने की कोशिश अगर से नाकाम हुई उनकी, लेकिन जो सर्विस राइफल थी उसकी 12 बोर राइफल थी जो बैंक का मुहाफिज में कामयाब हुई। अगर हम देखें तो कल की अगर हम बात करेंगे तो कल भी एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसमें एक
थी और उसके बाद भी जेके बैंक पे बार बार जो ऐसे हमले हो रहे हैं, कहीं पे बैंक लूटने की कोशिश की जा रही है, कहीं पे इनके 12 बोर राइफल छीन लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं पे इससे पहले इनकी जेके बैंक के इंतजाम था उसको बार बार मुतल्ला किया गया था, लेकिन दूसरी जानिब से जो बैंक के इंतजामिया के आला अफसरान है वो ये चाहते हैं कि वो अगर 12 बोर राइफल ही छीन लेगी लेकिन वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये मिलिटेंटों के काम तो आ नहीं सकती है। और ये भी मानना पड़ेगा कि जो बैंक इंतजामिया है बार बार उनको मुतल्ला करने के बाद भी ऐसे वाकया सामने आ रहे हैं जब बैंक को लूटा जा रहा है, बैंक से पैसे लूटे जा रहे हैं और बैंक के जो जाती मुहाफिज होते हैं बैंक की जानिब से जिनको रिक्रूट किया जाता है उनकी जो राइफल होती है वो छीन ली जाती है। ऐसे वाकया जो है कंटिन्यूसली हो रहे हैं, न कि जनूबी कश्मीर में बल्कि अब नॉर्थ कश्मीर में भी ऐसे वाकया सामने आए हैं। कहीं ना कहीं पे बैंक इंतजामिया को भी अब बारीकबीनी से सोचना होगा, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ तालमेल मिला के उनको सोचना होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अनंतनाग से खालिद। और इधर अनंतनाग में ही 2 सिख लड़कियों को अगवा किए जाने के मामले में जम्मू गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वारदात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कमेटी ने गुनहगारों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि अनंतनाग के चट्टी सिंहपुर में 2 सिख लड़कियों को अगवा कर लिया गया था, जिन्हें बाद में बरामद कर लिया गया। कमेटी के अहदेदारों ने कहा कि हालांकि गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। अगर उन्हें जल्द से जल्द सजा नहीं दी गई तो इस तरह की वारदातें बढ़ सकती हैं। इसके पहले अनंतनाग में भी इस वारदात के खिलाफ लोगों ने जमकर एहतजाज किया था और नाराजगी जताई थी। नाराज लोगों ने खानबल पहलगाम NH ब्लॉक कर दिया था। गाड़ी आइडेंटिफाई हुई है, गाड़ी का सब उनको हुलिया बताया गया है, तवेरा गाड़ी है, ब्लैक कलर की है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं है। हमारी ये पुरजोर अपील है, प्रोटेस्ट है, अगर उन लड़कों जो लोगों ने ये साजिश की है अगर उनको जल्द व जल्द अरेस्ट नहीं किया गया, एक्शन ना लिया गया तो हम लोग सड़कों पे आएंगे और हालात जो खराब होंगे उसकी जिम्मेवार पूरी गवर्नमेंट होगी, पुलिस होगी, क्योंकि ये हम लोगों को भड़काते हैं रोड पे आने के लिए। हम नहीं चाहते कि हमारी आपस में कभी हार बनी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में मिलकर रहे, लेकिन ऐसी शरारतें कुछ लोग करते हैं जिससे हमारा आपसी भाईचारा खराब होता है। हाँ, आपसी भाईचारे को कायम रहने के लिए थोड़ा पेशेंस में है। तो आपको बता दें अनंतनाग में एक बार फिर अगर हम बात करते हैं, अनंतनाग में सिख लड़कियों को अगवा किए जाने के मामले में जम्मू गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वारदात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। कमेटी ने गुनहगारों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अनंतनाग के चट्टी सिंहपुर में 2 सिख लड़कियों को अगवा कर लिया गया था, जिन्हें बाद में बरामद कर लिया गया है। कमेटी के अहदेदारों ने कहा कि हालांकि गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। अगर उन्हें जल्द से जल्द सजा नहीं दी गई तो इस तरह की वारदात बढ़ सकती है। इसके पहले अनंतनाग में इसी वारदात के खिलाफ लोगों ने जमकर एहतजाज किया था और नाराजगी भी जताई थी। नाराज लोगों ने खानबल पहलगाम NH ब्लॉक कर दिया था। और आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पंचायती इंतखाब पार्टी बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। कॉन्फ्रेंस के अरकान ने आज गवर्नर NN वोरा से मुलाकात करके इस हवाले से अर्जदाश्त पेश की। गवर्नर से मुलाकात के बाद जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस जिम्न में गवर्नर का रुख बेहद मुस्बत रहा। जम्मू कश्मीर में सियासत 35A पे गरम है और जहां एक तरफ रियासत में मुख्तलिफ तजारती अंजुमनों ने एहतजाजी कॉल दे रखी है और मुख्तलिफ तंजीमों का सपोर्ट भी हासिल है, लेकिन हम खड़े हैं इस वक्त राजभवन गेट के बाहर, जहां पर गवर्नर NN वोहरा अंदर तशरीफ फरमा है और मुख्तलिफ तंजीमें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मिल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफद जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की क़यादत में कई MLAs के साथ आज रियासती गवर्नर से मुलाकात हुआ। लेकिन ज़रूरत रियासत जम्मू कश्मीर में क्या इस वक्त पंचायती राज को मज़ीद मुस्तहकम करना है? क्या हमारे ये जो इंतखाबात हैं जो गवर्नर रूल में होने जा रहे हैं हो पाएंगे? अब से कुछ देर पहले पंचायती राज के जो मेंबरान हैं वो मिल के आए हैं और चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शफीक मीर साहब। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, किन मुद्दों पे मुलाकात हुई रियासती गवर्नर से? आज आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का जो साबका पंचायत मेंबरान है हमारे रियासत के वादी के, खासकर हमारी जो है गवर्नर साहब के साथ डिटेल 1 घंटा जो है मीटिंग हुई है पंचायत इलेक्शंस को लेकर।
हमने उनको एक मेमोरेंडम भी वहाँ पर जो है पेश किया। हमारा अहम मुतालबा जो था वो ये था कि पंचायत इलेक्शंस को किसी भी किस्म की सियासत के साथ न जोड़ा जाए। ये एक नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, एंड वी हैव नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आवर जॉब इज ओनली लोकल गवर्नेंस एंड टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द पीपल एट लोकल लेवल। हमने गवर्नर साहब से मुतालबा किया है कि आपकी तरफ से एक बयान आना चाहिए और बिल्कुल साफ पॉलिसी होनी चाहिए सरकार की कि इन इलेक्शंस का जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनका सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है। चूंकि सियासत के साथ इनको अटैच करने की वजह से गुज़िश्ता जो पंचायतें हमारी थी, गुज़िश्ता सालों में हमारे कुछ 16 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और सियासत का शिकार हुए हैं। इस वजह से हम आज ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी जो है पंचायती चुनाव कराने से पहले सरकार की तरफ से ये बयान आना चाहिए कि इन चुनाव का जो है किसी भी किस्म की सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसी हवाला से हमने गवर्नर साहब के साथ जो है शफीक साहब, वहीं अली मोहम्मद सागर साहब से हमने बात की, PDP कांग्रेस से बात की, वो कहते हैं कि इन हालात में मुनासिब नहीं होगा, चाहे आप पार्टी इलेक्शन लड़ें, नॉन पार्टी बेस पे लड़ें, इंतखाबात मुमकिन नहीं है। जहां तक आपने कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी PDP या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, इसी वक्त अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असेंबली के इलेक्शन अनाउंस करता है तो ये लंगर कास कर ना लंगोट कास कर इसी वक्त मैदान में उतरेंगे, इनके पूरे पूरे खानदान उतर जाएंगे। असल में वो ये बहाना इस वजह से चाहते हैं, वो इस इंस्टीट्यूशन को एम्पावर होना चाहते ही नहीं। वो पंचायत और लोकल बॉडी लेवल पर जो है नीचे पावर्स को शेयर करना ही नहीं चाहते। इसी वक्त अगर असेंबली के इंतखाबात आप करवा दो, आप देखो इनके पूरे खानदान उतर जाएंगे और एक एक सीट पर जो है 20-20 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे। उस वक्त इनको हालात नजर नहीं आएंगे। ये असल में हालात का बहाना बनाकर इंस्टीट्यूशन को रोकना चाहते हैं कि पंचायती इंस्टीट्यूशन और लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन वजूद में ही नहीं आना चाहिए। तो आखिर पे ये कि गवर्नर साहब का क्या रवैया रहा? गवर्नर साहब ने हमें पूरा एश्योरेंस दिलाया है कि पंचायत के जो इलेक्शन हैं या लोकल बॉडीज के जितने इलेक्शन हैं ये नॉन पॉलिटिकल बेसिस पर, इनका पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। और हम ये समझते हैं कि लोकल लेवल पर आवाम तक किसी भी सरकार की पहुंच नहीं हो सकती, वहां पर डेवलपमेंटल प्रोसेस तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वहां पर लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। तो कब तक डेट में? और उन्होंने जो गवर्नर साहब ने इस वक्त बताया है कि जो इनका जो है प्लान जो चल रहा है वो सितंबर-अक्टूबर में जो है ये तमाम प्रोसेस जो है अक्टूबर-नवंबर तक मुकम्मल करने का है। बहुत बहुत शुक्रिया। शफीक अहमद मीर के मुताबिक रियासती गवर्नर NN वोहरा से मुलाकात होने के बाद ये बात तय हुई कि शायद साल 2018 के सितंबर-अक्टूबर में जो गैर पार्लिमानी जो रियासत जम्मू कश्मीर में नॉन पार्टी बेस पे इंतखाबात होंगे वो उसमें कोई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगा। हालांकि माजी में जो इंतखाबात हुए वो भी नॉन पार्टी बेस पे ही हुए थे, जब गुलाम नबी मोंगा, अली मोहम्मद डार वगैरह जो हैं उस वक्त MLC मुंतखब हुए थे इसी कोटे से। अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर में इस पंचायती राज बल्दिया इंतखाबात कराने में क्या रियासती सरकार गवर्नर रूल में कामयाब हो जाएगी या इख्तिदार की मुंतकली का इंतजार होगा। लेकिन जो भी होगा, साफ बात एक तौर पर उन्होंने कही कि रियासत में जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो नहीं चाहते हैं कि छोटे लेवल के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं वो मजबूत हो जाएं। लिहाजा वो जब इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन नोट्स निकालेगा तो वो एक नहीं 1 से 11 हो जाएंगे। अशरफ वानी और फारूक वानी के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, राजभवन बाहर, श्रीनगर, कश्मीर। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर ने कहा कि पंचायत इलेक्शन से पहले माहौल ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात के खिलाफ नहीं है, लेकिन इंतखाबात से पहले इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी न पेश आए। हमने ये पहले भी कहा है, हमारे लीडर डॉक्टर साहब ने भी, उमर साहब ने, इलेक्शन के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले माहौल बनाना है। आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी क्रैकडाउन हो रहे हैं, आज भी रेड्स हो रहे हैं, आज भी ऑपरेशन के तहत इलाकों में जातियाँ हो रही हैं। और ये हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी कन्वे किया है आज कि इलेक्शन के लिए एक माहौल बनाने की ज़रूरत है ताकि लोग वॉलंटरली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। लेकिन आज के दिन में वो माहौल नहीं है, तो इसका काम ये स्टेट गवर्नमेंट पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, वो एक ऐसा माहौल यहाँ बनाए कि इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं है और अभी ऐसे कोई कार्रवाई, कोई कॉन्फिडेंस बिल मेजर नहीं किया गया है। कैदियों को छोड़ना है, बातचीत को इनिशिएट करना है, नौजवानों की नाराज़गी को एड्रेस करना है, दूसरी चीज़ें जिनसे एक वातावरण बन जाएगा। तो अभी तक मेरे ख्याल में हमारे दानिश में ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया।
वादी कश्मीर में 35A पर सियासत और एहतजाज का दौर जारी है। सोपोर के रफियाबाद में कांग्रेस के सीनियर लीडर अल्ताफ मलिक की क़यादत में पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन हाथों में बैनर उठाए हुए थे जिन पर 35A में मुदाखलत कबूल नहीं का नारा लिखा हुआ था। अल्ताफ ने कहा कि आइन के जरिए मिले खुसूसी दर्जे के हक को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। किस्मती यह है इस रियासत की कि जब जब बीजेपी ने मरकज में इक़्तिदार संभाला है, उनके निशाने पर हमेशा जम्मू कश्मीर, खास तौर से कश्मीर रहा है। वो उन्होंने किसी न किसी तरीके से चाहा कि हम रियासत को जो हासिल खुसूसी पोजीशन जो हासिल है, इसको किस तरीके से इरोड किया जाए। इसके लिए उन्होंने कभी गांव मज पर बैन लगाने की कोशिशें की, इसी तरह से कभी सैनिकों को अलग बसाने की कोशिशें की गई, इसी तरह से जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स है उनको अलहदा तौर कॉलोनियों में बसाने की कोशिशें की गई। और आज दफा 370 जो रियासत जम्मू कश्मीर की आन बान और शान है, अगर इसके साथ किसी किस्म की 35A के साथ किसी किस्म की भी छेड़छाड़ की गई, एक तो उन्होंने दरपर्दा तौर इसको चैलेंज करवाया सुप्रीम कोर्ट में। मेरा मुतालबा है रियासती गवर्नर NN वोहरा जी से और मरकजी सरकार, खास तौर से बीजेपी और उनके साथ जो एलाइड विंग्स हैं, उनसे मेरा पुरजोर मुतालबा है कि इस आर्टिकल 335A को डिफेंड करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ठोस और मौसर इकदाम उठाने की जरूरत है, क्योंकि रियासत अभी एक बड़े मुसीबत से बाहर ही आ रही है। तो इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, जानबूझकर रियासत को आग में धकेला जा रहा है। इन कोशिशों को बंद करने की जरूरत है। जो होना तो यह चाहिए था कि रियासत के अवाम को, खास तौर से कश्मीरी अवाम को जो जख्म लगे हैं, उन जख्मों पे हम मदावा चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि उन जख्मों को फिर से कुरेदा जा रहा है। यहां ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। श्रीनगर में न्यू कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन से जुड़े कारोबारियों ने भी आर्टिकल 35A को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल के साथ छेड़छाड़ न की जाए, जिससे कि उनकी जिंदगी पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसे छेड़छाड़ होने पर वो और ज्यादा बड़ा एहतजाज करेंगे। और उधर बांदीपुरा में अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से भी 35A के हक में जलसे का इनेकाद किया गया। टाउन हॉल में मुनक्किद इजलास में पार्टी सदर सीनियर इंजीनियर राशिद के अलावा प्रिंस परवेज और सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तमाम सियासी जमातों से 35A की हिफाजत के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 35A की मनसूखी इल्हाक की रूह के मुनाफी होगी। इसके अलावा इजलास के दौरान पार्टी को वुसअत देने के हवाले से लाहे अमल मुरतब करने पर भी चर्चा हुई। सरकारी जमीनों पर कब्जे के कई तरीके हैं। फुटपाथ और दुकानों के बाहर तो कब्जे होते ही हैं, कुछ लोग पेड़ पौधे लगाकर भी इंक्रोचमेंट करते हैं। ऐसे ही लोगों के खिलाफ त्राल इंतजामिया की जानिब से मुहिम चलाई गई है। उसके तहत 41 कनाल रकबे की सरकारी जमीन पर नाजायज तरीके से लगाए गए पेड़ काटे गए। नायब तहसीलदार बशीर अहमद लोन की क़यादत में अमलार, बटीपुरा और हारी इलाकों का मुआयना किया गया। इन इलाकों में सरकारी जमीन पर लगाए गए तमाम पेड़ काटे गए हैं। जिन लोगों ने फेंसिंग के जरिए कब्जा करने की कोशिश की थी, उन्हें भी हटाया गया है। नायब तहसीलदार ने कहा कि नाजायज कब्जे के खिलाफ जिला इंतजामिया सख्त कार्रवाई करेगी। और भदरवा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एनसीसी कैडेट का सालाना ट्रेनिंग कैंप शुरू हो चुका है। इसका इफ्तिताह कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत प्रताप ने किया। 10 रोजा कैंप में वादी चेनाब के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले के 400 से ज्यादा कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज से आए नौजवान कैडेट 10 रोजा कैंप के दौरान रूटीन ट्रेनिंग के अलावा स्वच्छ भारत अभियान, शजरकारी, बेदारी मुहिम में भी शिरकत करेंगे। बेदारी मुहिम के लिए देही इलाकों का इंतखाब किया गया है। कैंप में 20 लड़कियां भी शिरकत कर रही हैं। कैंप के दौरान कैडेट्स को फिजिकल ड्रिल के साथ साथ फायरिंग और मैप रीडिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कैंप के इख्तिताम पर कैडेट को असनाद दी जाएगी। आपको बता दें कि एनसीसी की A, B और C सर्टिफिकेट आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स और रियासती पुलिस की नौकरी में बेहद मुआविन साबित होती है। इस मौके पर कैंप कमांडेंट ने कहा कि कैडेट्स में अखलाकी फराइज और नज़्म व ज़ब्त पैदा करने की खास कोशिश की जा रही है। सर यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर मेरा फर्स्ट कैंप है यहाँ पे भदरवा में। ऐसे तो मेरे कैंप बहुत लगे, लेकिन फर्स्ट कैंप मेरा भदरवा में है। यहाँ पे सर हमें शूटिंग के बारे में सिखाया जाता है। मतलब सर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि आर्मी रूल्स, हमें सारा कुछ। एनसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका जो एम है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो अगर आप देखेंगे कि एनसीसी में ही हम बच्चों को एक नेशनल लेवल का एक आउटलुक बना सकते हैं, एक सर्कुलर
एक डेमोक्रेटिक आउटलुक जो हमारे बच्चों में होना चाहिए और नेशनल मेन स्ट्रीम में उनको दाखिल करने के लिए, चाहे वो उनका एक एटीट्यूड है या उनको कॉम्पिटिटिव स्किल उनको देने के लिए या उनको फ्यूचर उनका बनाने के लिए अगर हमें बात करें तो वो एनसीसी कर रही है और इसका एम ही यही है कि यहाँ के बच्चों को जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए, उनको बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट के लिए तैयार किया जाए। और जम्मू के कच्ची शिवनी में बजरंग दल की जानिब से रोहिंग्याओं के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज कर रहे बजरंग दल के कारकुनान लगातार जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर बसे रोहिंग्याओं को निकाले जाने की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों के मुताबिक रोहिंग्या जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एहतजाजियों ने गवर्नर एल वोरा और ML वोरा और मरकजी हुकूमत से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें बाहर निकाला जाए। सुरक्षा एजेंसियां ये मान चुकी हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है घुसपैठिए ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उनको तुरंत बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा। हम डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार तुरंत पूरे देश में NRC को लागू करके इनको तुरंत यहाँ से बाहर खदेड़े। अगर केंद्र सरकार इसको नहीं करती, इनको बाहर नहीं खदेड़ती, तो देश की जनता को खुद सोचना होगा कि इनको कैसे बाहर निकाला जाए। अगर उसमें कोई भी घटना घटती है तो इसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार होगी। मागम में मझामा रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन से कटकर एक नौजवान की मौत वाकई हो गई। हादसे के बाद शदीद तौर पर जख्मी नौजवान को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी ताखीर हो चुकी थी। नौजवान की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक नौजवान बैरूनी रियासत का बाशिंदा लग रहा है। SDPO का कहना है कि नौजवान के पास से किसी तरह की शिनाख्ती कार्ड बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नौजवान का एड्रेस पता करने की कोशिश कर रही है। सोपोर के रामपुरा गांव से 26 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि इलाके से खासतौर से महकमा जंगलात के में लकड़ियों की गैर कानूनी तस्करी की जा रही थी। महकमा जंगलात ने इसी सिलसिले में एक FIR भी दर्ज कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए रियासती पुलिस ने 26 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। ये रामपुरा और राजपुरा ये 2 गांव हैं। तो 2-3 सालों से वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सारे FIRs लॉन्च किए पुलिस स्टेशन सोपोर और वारपुरा चौकी में। तो वक्तन फ़ौक्तन हम इनको बुलाते रहते थे, आप आ जाओ, आप अपना यहाँ पे सरेंडर करो। अरेस्ट करने के लिए हमने बड़े अटेम्प्ट पहले भी किए, तो कहीं न कहीं हम उसमें उन दिनों पहले कामयाब नहीं हुए। तो कल रात को हमने वहाँ पे रेड किया और हमने 26 जो फॉरेस्ट स्मगलर थे रामपुरा के रहने वाले हैं उनको अरेस्ट किया। यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं। लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। उधर उधमपुर में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। हादसा सलाथिया चौक पर पेश आया। हादसा मेटाडोर ड्राइवर की लापरवाही के सबब हुआ। एनी शाहिदीन के मुताबिक पैदल जा रहे 73 साल बुजुर्ग को टक्कर मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मकामी लोगों की मदद बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। ईश्वर दास के तौर पर हुई है इनकी पहचान, जो कि पाइन विला गेस्ट हाउस के करीब रहते थे। पुलिस ने मेटाडोर को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। उधर रामबन के धर्मकुंड इलाके से भी दर्दनाक हादसे की खबर है, जहां पर एक डंपर 4000 फीट गहरी खाई में जाकर गिरा है। जानकारी के मुताबिक कोली हंडोग संगलदान के बीच में डंपर रामबन की तरफ जा रहा था कि ड्राइवर ने गाड़ी से बैलेंस खो दिया, जिसके चलते हादसा पेश आया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें दोनों लाशों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। गवर्नर साहब से हमारी पुरजोर गुजारिश रहेगी कि आप जानते हैं ड्राइवर पेशे के लोग जो होते हैं ये बहुत ही गरीब सतह पे होते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इनका जो कंपनसेशन है इनको दिया जाए, ताकि इनका बच्चों का जो भविष्य है वो आगे उनका भविष्य बन सके।
जम्मू खत्ते के बल्दिया महकमे के डायरेक्टर हरवेंद्र सिंह तारा ने आज उधमपुर का दौरा कर म्युनिसिपल कॉर्ट डिपार्टमेंट के एहलकारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और नाजायज कब्जों को लेकर तफसीली बातचीत हुई। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान और दूसरी स्कीमों का भी जायजा लिया गया। डायरेक्टर ने सीनियर अफसरान को मुस्तकिल बुनियाद पर शहरों को साफ सफाई का मुआयना करने की हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने फुटपाथ और बल्दिया की जमीनों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। मैं आज यहाँ आया था जहाँ जो नए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट और बाकी जो काम चल रहे हैं उनकी देखरेख करने आया था, जायज़ा लेने आया था यहाँ की हालत क्या है। तो इसमें हम देख रहे हैं इंक्रोचमेंट कैसे दूर की जा रही है, सॉलिड वेस्ट का कैसे चल रहा है। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन में बड़े इंपॉर्टेंट IHHL प्रोजेक्ट और हमारे कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स बन रहे हैं, उनका जायज़ा लेने आया था क्या कामकाज हो रहा है, उनकी हालत कैसी है। तो उसी सिलसिले की कड़ी में आज मैं बेसिक एक जानना चाहता कि हमारे टाउन की सफाई के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और इंक्रोचमेंट के लिहाज से और जो नए प्रोजेक्ट उनके लिहाज से क्या कंडीशन है और कहाँ काम करने की जरूरत है ताकि स्पीड अप किया जा सके। सिविल सेक्रेटरीट में काम करने वाले नाज गजटेड मुलाजमीन ने मुतालबात पूरा न होने पर अगर हम बात करते हैं उनके मुतालबात की तो उनके पूरा होने पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया है। मुलाजमीन काफी दिनों से तनख्वाह में पाई जाने वाली बेज़ाब्तगी को दूर करने का मुतालबा कर रहे थे। इसके अलावा मुलाजमीन दूसरी परेशानियों को लेकर भी काफी दिनों से जद्दोजहद कर रहे थे। गवर्नर के मुशीर और चीफ सेक्रेटरी की पहल पर उनके मुतालबात मान लिए गए हैं। आज जो हमारी यहाँ पर गेट टुगेदर थे बाहर सेक्रेटरीट लॉन में इसलिए किया था कि हमने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑनरेबल गवर्नर साहब को, उसके चीफ सेक्रेटरी को, उनके एडवाइजर्स को और उनके फाइनेंस कमिश्नर को, उनके होम कमिश्नर को, जो भी उनके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे बहुत सारे मसले हल किए। जैसे हमारा पे कमीशन था, पे कमीशन वो कैडर यूनिट था और हमारे ये मसला सबसे आम मसला पे नामनी थी जो लास्ट में कहीं फाइनल तक पहुंचा था। आप इनके ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं और उनको कल सैक में क्लियरेंस दी, नॉट दे दिया। इधर जम्मू शहर के ब्यूटिफिकेशन और उसे ग्रेड 1 सिटी के तौर पर डेवलप करने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं, लेकिन रखरखाव के नाम पर जो अंदाज अख्तियार किया जा रहा है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसकी एक मिसाल शहर से 10 किलोमीटर दूर डिगाना आश्रम और गंग्याल में बने 2 सबवे हैं। आम लोगों के लिए बने इस सबवे का इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा है। सरेआम नौजवान यहां नशा करते हैं, लेकिन पुलिस इंतजामिया बेखबर है। डिगामा आश्रम और गंग्याल इलाके का ये सबवे राहगीरों की आसानी के लिए तामीर किया गया है। आश्रम और गुरुद्वारे के अलावा यहाँ कई इंडस्ट्रियां भी हैं। हजारों लोगों का यहाँ से गुजर होता है। सबवे की तामीर से ये लोग ट्रैफिक के शोर शराबे से बच सकते थे। इसे आम लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लेकिन इस्तेमाल इसका दूसरे कामों के लिए हो रहा है। इंजेक्शन, बोतलें, खाने के पैकेट। जी हां, इस जगह को नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया है। मकामी लोगों का कहना है कि शाम होते ही औबाश किस्म के नौजवानों का यहाँ जमघटा लग जाता है। नशावर चीजों का यहाँ धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। नशेड़ियों की वजह से खातून, लड़कियां और शरीफ लोगों ने इधर से गुजरना छोड़ दिया है। साफ सफाई का भी बुरा हाल है। जगह जगह गंदगी और पान की पीकों के निशान दिखाई देते हैं। रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि बदइंतजामी के लिए पुलिस, बल्दिया और PWD सभी महकमे जिम्मेदार हैं। सबसे ज्यादा जहाँ चिट्टे की टीके, इंजेक्शन, नशे, कोई भी नशा ऐसा नहीं है जो लड़के जहाँ पे नीचे नहीं करते। इसको बनाया, नशे का अड्डा बना दिया इसको। खुद यहाँ पे 1-2 बार देखा हुआ है कि लड़के यहाँ पे आके कुछ ना कुछ बातें अपनी आपस में कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा होता है। जब नहीं देखो तभी शाम के टाइम पे यहाँ पे कोई ना कोई बैठा होता है। अंधेरा है ना, कोई जाता नहीं है और नशे वाले नशेड़ी नशा करते हैं जाके। कोई लड़की नहीं निकल सकती, कोई आम आदमी, सिंपल आदमी नहीं निकल सकता और बच्चों को डराते हैं ये लोग नीचे से। जम्मू शहर में मंशियात का इस्तेमाल और गैर कानूनी सप्लाई के कई वाकयात सामने आ चुके हैं। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन हैरानी की बात है कि सबवे में पुलिस को अभी तक कोई नशेड़ी नहीं मिला। हालांकि तस्वीरों से साफ है कि यहाँ नशे का बाजार गर्म है। गांधीनगर के SDPO का कहना है कि मुसलसल पेट्रोलिंग की जा रही है और कोई भी नशा करते मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खुद भी मैंने विजिट किया वहाँ पे, और सरप्राइज हमने वो वहाँ पे एक पेट्रोलिंग टाइप जहाँ अपने ऑफिसर जाते हैं और चेक भी करते हैं, और स्विक्स में भी हमने कोई लड़के लगाए हैं वहाँ पे। अभी तक हमें कोई वहाँ ड्रग्स लेता जहाँ ऐसा नशा करता मिला नहीं है, मगर उस पर हम आन चाव हैं। जब भी कोई ऐसी हमें लड़का मिलेगा जहाँ कोई ऐसे वारदात करते, ड्रग्स लेते या देते मिलेगा, तो उस पर सख्ती से पेश आए। 36 मीटर लंबे इस सबवे का इफ्तिताह गुज़िश्ता साल सितंबर में मकामी रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर और रुकने असेंबली कविंद्र गुप्ता ने किया था। ये अलग बात है कि इनके नाम का कोई बोर्ड नहीं लगा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि 2.5 करोड़ की मालियत से बना ये सबवे अब तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं सौंपा गया है। यही वजह है कि बल्दिया साफ सफाई और रखरखाव के काम से खुद को दूर रखे हुए है, लेकिन इसका नुकसान तो आम लोगों को ही हो रहा है। जी सलाम के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। और कागजों और बयानों में खेलों के फरोग की तो बहुत बात होती है, लेकिन जमीनी हकीकत देखना है तो आप जम्मू वाक़ई मौलाना आजाद स्टेडियम के इंडोर हॉल में पहुंचिए, जहां नौजवान वेट लिफ्टर जिन कंडीशन में प्रैक्टिस करते हैं उसको देखकर हम सब हैरान रह गए। 10-10 साल पुरानी प्लेट और प्लेटफॉर्म पर इनकी प्रैक्टिस होती है। गंदगी का हाल यह है कि वेट लिफ्टर का फोकस वेट उठाने पर कम, सांस के जरिए अंदर जाने वाली गर्द पर ज्यादा होता है। रियासत में आउटडोर स्पोर्ट्स में काफी सरगर्मियां दिखाई देती हैं। फुटबॉल की तरह दीगर खेलों के हर वक्त कहीं न कहीं मुकाबले होते रहते हैं। इन खेलों के लिए सहूलियात भी आला सतह की होती है। श्रीनगर से अब जम्मू का रुख करिए। ये जम्मू के मौलाना आजाद इंडोर हॉल की तस्वीरें हैं। ये हॉल वेटलिफ्टिंग के लिए फिक्स है। दर्जनों नौजवान वेटलिफ्टर रोजाना यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं। इनमें लड़के, लड़कियां और बच्चे सभी शामिल हैं। सबका ख्वाब है कि नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर रियासत और मुल्क का नाम रोशन करें। इसके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। कहने को तो वेटलिफ्टिंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ कैटेगरी के वेट प्लेट हैं, वेट उठाने के लिए प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन करीब से देखने पर इनकी सही हालत का अंदाज़ा होता है। ये प्लेटें 10 साल पुरानी हैं। ये उस वक्त की हैं जब इंडोर हॉल की शुरुआत हुई थी। वार्म अप से पहले यहाँ खिलाड़ियों को हॉल की साफ सफाई भी करनी पड़ती है। सर हालत तो काफ़ी खस्ता है यहाँ पे इक्विपमेंट ही नहीं है, अपना वर्कआउट करने के लिए प्रॉपर सामान ही नहीं है। प्लेट्स कोई पुरानी है तो कोई नहीं है, तो इस वजह से हमें पूरा वर्कआउट अच्छी तरह से नहीं कर पाते। और आप देख लीजिए यहाँ पे डस्ट कितनी है। जैसे ही हम कुछ वर्कआउट करते हैं तो सांस के साथ डस्ट भी अंदर जाती है, जिससे लंग्स प्रॉब्लम वगैरह काफ़ी कुछ हो सकता है। मुश्किल बहुत ही है। जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे गंद वगैरह बहुत होता है, तो आधा घंटा हमें पहले हॉल साफ़ करने में लग जाता है। तो उसके बाद हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे वेट वगैरह तो है ही नहीं है, बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो सामान जो है वो पिछले 10 सालों से चल रहा है, वही जो अभी तक चल रहा है। बदहाली का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। हाल तक पहुंचने के लिए भी खिलाड़ियों को मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जगह जगह पानी लगे रहते हैं। ये हाल 24 घंटे खुला रहता है, क्योंकि दरवाजा इस लायक है ही नहीं कि इसे लॉक किया जा सके। खिलाड़ियों की किट भी अक्सर गायब हो जाती है यहाँ से। बावजूद इसके खिलाड़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं, इस उम्मीद से कि कभी तो सरकार और खेल महकमा जागेगा। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे सामान आ जाए और प्लीज़ हमारा गेट लगवा दें। तो हम चाहते हैं कि हमारा वेट वगैरह नहीं आ जाए, तो जो हॉल में जो दरवाज़ा लगा है वो भी न्यू लग जाए। बस यही है डिमांड हमारी गवर्नमेंट से। ऊपर से ना सामान रखने की जगह में पिछली बार हमारा सामान चोरी हो चुका था। रियासत में कई ऐसे वेट लिफ्टर हैं जिन्हें सहूलियात मिले तो वो मेडल जीत सकते हैं, लेकिन इन हालात में उनसे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करना उनके साथ ज्यादती ही होगी। सरकार कहती है गोल्ड लाया जाए। हम गोल्ड कहाँ से लाएंगे? हमें जो सिस्टम में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ना, हमें कोई फैसिलिटी अच्छी तरह। यहाँ महीने से कह रहे हैं कि साफ सफाई कर दो, आज तक साफ सफाई नहीं हुई। इस इंडोर हॉल को देखकर अंदाजा हो जाता है कि वेटलिफ्टिंग में जम्मू कश्मीर क्यों इतना पिछड़ा हुआ है।
खिलाड़ियों का कहना है कि मुंतखब सरकारें और गवर्नर राज के दौरान भी इस खेल की सुध नहीं ली जाती। हालांकि इनमें भी टैलेंट है, बस जरूरत है सहूलियात और मयारी कोचिंग की। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले के गुजरियाल इलाके में वाटर सप्लाई के मसले पर दो गिरोह बन गए हैं। गुजरियाल इलाके में रहने वाले लोगों का इल्जाम है कि बीडीओ मोहल्ले के बाशिंदों ने बोरवेल पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें पानी नहीं मिलता है। मामला अब एहतजाज और मुजाहरे तक पहुंच गया है। गुजरियाल के लोगों ने आज डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया। मुजाहिरीन ने जिला तरक्याती कमिश्नर से इस मामले में मुदाखलत कर तनाज़े का हल करने की अपील की है। मकामी लोगों का कहना है कि पानी रोके जाने के सबब हजारों अफराद पर मुश्तमिल ये इलाका पीने के पानी के लिए तरस रहा है। मुतालबात पूरा न होने की सूरत में लोगों ने सड़कों पर उतरने की धमकी दी है। आज करो पगा करो रोज करो तिमरस करो गसाशन कि यम सदन गांव सोरी सफर करा आज तक है न विकनस गांव यतस वात खतर मजबूर लिहाजा कर डीसी साहब से अपील गवर्नर साहब से अपील सोन मसला करियो हल। मुश्किलात हैं, वहाँ हमने एक बोरवेल बनाया है, उसमें पानी नहीं निकला, तो स्कीम में हमने रखा था, हमने ग्राउंड वाटर वाले भी आए थे, इन्हीं की वजह से इन्होंने ज़मीन भी प्रोवाइड की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो हमने जब खोदा वहाँ पानी नहीं मिला। अब इनकी डिमांड जो जेन्युइन है, मैंने इनके साथ बात की, या अंदर आएगा 5-10 आदमी डीसी साहब के सामने बैठ के हम बात करेंगे। उधमपुर में बकाया तनख्वाह की अदायगी के मुतालबे को लेकर पीडीडी महकमे के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। जखानी वाक़े ग्रिड स्टेशन पर TLMD 3 के सैकड़ों मुलाजमीन ने तनख्वाह रिलीज करने का मुतालबा किया। वाज़ेह हो कि कोर्ट के हुक्म के बाद TLMD 3 का अकाउंट सीज कर दिया गया। इसकी वजह से मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि महकमे और कंपनी के तनाज़े में उन्हें गैर जरूरी तौर पर सजा दी जा रही है। हमने जो ये प्रोटेस्ट रखा हुआ है ये हमारी सैलरी को लेके है। हमारी सैलरी का इशू जो है वो पिछले 2 महीने से हमारी सैलरी बंद है। इसका कारण ये है कि हमारे TLMD 3 उधमपुर का अकाउंट जो है वो सीज है पिछले 10 महीनों से, जिससे हम काफ़ी हरास हो चुके हैं। तो हम जो है हम बड़े सफ़र कर रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर नौकरी पर ड्यूटी पर आने के लिए हमारे पास किराया नहीं है। तो लिहाजा मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं हायर अथॉरिटीज़ को ये बता देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाए। इधर सरकार जम्मू कश्मीर में हैंडलूम सनत को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है और इस हवाले से स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जानिब से कई कदम उठाए जा रहे हैं। बुनकरों को जहां एक तरह घर बैठे ही कच्चा माल फराहम कराया जा रहा है, वहीं उन्हें डिजाइनिंग और क्वालिटी टेस्ट के जदीद तौर तरीकों से भी मुतारिफ कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में दम तोड़ती हैंडलूम सनत को असर नौ जिंदा करने में वूल एंड वुलन डिजाइनिंग डेवलपमेंट यूनिट एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ये यूनिट स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत आता है। हैंडलूम की सनत रियासती मईशत का एक अहम जुज़ है। मुल्क और गैर मुल्की सतह पर कश्मीरी हैंडलूम के प्रोडक्ट हाथों हाथ लिए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक वादी में हैंडलूम सनत से जुड़े लोगों की तादाद तकरीबन 35,000 के आसपास है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों से ज्यादातर कारीगर काम न होने की वजह से बेरोजगारी की मार झेल रहे थे, लेकिन अब इनके और इस सनत के अच्छे दिन आने वाले हैं। कॉरपोरेशन की जानिब से ऐसा इंतजाम किया गया है कि घर बैठे ही इन्हें रोजगार मिला करेगा। उनको हम नित नए डिज़ाइनों के बारे में मालूमात फराहम करते हैं और उसके बाद यहाँ पर डेवलप होता है प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के अनुसार उस प्रोडक्ट के मुताबिक हम उनको घरों पर काम देते हैं ताकि वो अपना घर का भी देखभाल करें और घर में बैठ के वो अपना रोजगार कमाए। धागों की सप्लाई और नए नए अंदाज की डिजाइनिंग सिखाने के अलावा इस यूनिट में टेक्सटाइल टेस्ट लेबोरेटरी भी कायम की गई है, जिसमें कच्चे माल और फैब्रिक्स की क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। वादी के दूसरे अजला मसलन बडगाम, बांडीपुरा और अनंतनाग में कायम कॉमन फैसिलिटी सेंटर और इंटेंसिव हैंडलूम प्रोजेक्ट के जरिए भी इस सनत को फरोग देने के लिए दिन रात मेहनत हो रही है। इस यूनिट में तैयार करदा माल को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद जेके हैंडलूम के शोरूम में बिक्री के लिए रखा जाता है। यहाँ पर जो माल तैयार होता है या जो हमारे बुनकर हजरात मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात तैयार करते हैं उनको हम अपने शोरूमों पर बेचते हैं। तो ये इसका मेन मकसद है हमारे इस कारपोरेशन का।
गुज़िश्ता चंद सालों में हैंडलूम सनत में आई गिरावट की कई वजूहात हैं। इनमें से एक यूनिट में काम कर रहे मुलाजमीन और कारीगरों को वक्त पर तनख्वाह न मिलना भी शामिल है। 2017 में कई माह की तनख्वाह अब तक पेंडिंग पड़ी हुई है। कारपोरेशन हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश है कि मुलाजमीन को मुस्तकिल बुनियाद पर सैलरी मिलती रहे। आज तक हमारी रेगुलराइज सैलरी हुई है। पिछला ये जो बैकलॉग है इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि ये किसी तरीके से बैकलॉग खत्म हो जाए। इस सिलसिले में अफसरान ने गवर्नर से भी मुलाकात कर कारपोरेशन का बजट बढ़ाने की दरख्वास्त की है। कारपोरेशन की जानिब से गवर्नर को एक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की गई है, जिसमें सनत को फरोग देने की तजावीज़ शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और बुलेटिन में हम यहां लेंगे एक छोटा सा वक्फा, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बांदीपुरा में फिशरीज, एनिमल शिप और हस्बेंड्री साथ ही ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन ने 6 करोड़ 30 लाख की लागत वाली ट्राउट प्रोडक्ट्स की संग बुनियाद रखी। प्रोजेक्ट शोक बाबा इलाके में शुरू हो रहा है और इस प्रोजेक्ट को NHPC की जानिब से फंड किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पुंछ के डुंगस इलाके की, जहां लोग खुश हैं। दरअसल इलाके में पीने के पानी की कमी थी, जिसे देखते हुए इंतजामिया ने यहां पर वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 149 लाख रुपए खर्च करके बोरवेल लगवाया और इसकी मदद से शहर के लोगों को 2 लाख गैलन पानी हर रोज मिल सकेगा। DDC राहुल यादव ने जानकारी दी कि आने वाले 2 महीनों के भीतर पुंछ में पीने के पानी की कमी को काफी हद तक दूर कर लिया जाएगा। ये स्कीम जो है ये 149 लाख की टोटल इसकी जो है कॉस्ट थी, लेकिन फिलहाल इसमें जो है हमारी ये कमीशन हो गई है आज। इसमें हमें पूरे पैसे अभी तक नहीं मिले थे, लेकिन तब भी एक्सीएन PHE साहब ने काफ़ी मेहनत करके इसको जो है कमीशन कर दिया है। इसमें आपका जो ये बोरवेल जो है इसका जो है 15,000 गैलन का डिस्चार्ज है इसमें अराउंड, और इसमें 2 लाख गैलन पानी जो है पर डे लोगों को इसमें पुंछ सिटी के लिए ऐड होगा। और खासतौर से कुलगाम जिले में महकमा जंगलात की जमीन पर नाजायज कब्जे के लिए लोगों ने एक नया तरीका इजाद किया है। इस काम में महकमे के एहलकार भी मुलव्विस हैं। किया यह जाता है कि दरख्त की पत्तियों का रिंग की शक्ल में गुच्छा बनाया जाता है, फिर उसकी टहनियां काट दी जाती हैं। शाख कटने से दरख्त सूख जाते हैं। नूराबाद के इन जंगलात में एक नया खेल खेला जा रहा है। गुज़िश्ता चंद सालों से इन जंगलात से दरख्तों की तादाद कम होती जा रही है। जी सलाम की टीम ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आईं। मकामी लोगों का कहना है कि बरसों से आपसी मिलीभगत के जरिए दरख्तों को काटा जा रहा है। लोगों की नजर इस पर ना पड़े, इसके लिए एक खास हिकमत अमली अपनाई जा रही है। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन्हें महकमा जंगलात के अहलकारों का पूरा ताउन हासिल है। नतीजा ये हुआ कि दरख्त कटने लगे, जमीनें खाली होती गईं और लोगों का नाजायज कब्जा शुरू हो गया। ये दो तरफा फायदे का सौदा है। एक तो महंगी कीमतों पर लकड़ियों की सप्लाई और दूसरा जमीन पर कब्जा। लेकिन डिफॉरेस्टेशन का नुकसान माहौलियात के आलूदा होने की शक्ल में सामने आता है। इसमें सबसे प्रॉब्लम जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है आज तक मतलब उसने कोई इसके बारे में कार्रवाई नहीं की है। हमने बहुत बार इनको कहा, दो बार ही नहीं, बहुत बार हमने कहा इनको कि आप इस जंगल को बचाइए। ये जंगल जो है एनक्रोचमेंट हो रही है। जंगल जो है यहाँ जो दरख्त जो है वो काटे जाते हैं या स्मगलिंग भी होती है, लेकिन वो तस से मस नहीं होते हैं और इसको बचाने में वो आज तक नाकाम हो रहे हैं। दरख्त को काटने का अंदाज भी जुदा है। मकामी होने के सबब लोग इन दरख्तों की खुसूसियात से वाकिफ हैं, इसलिए वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पहले मरहले में दरख्तों की पत्तियों को रिंग की शक्ल देकर इसका गुच्छा बनाया जाता है। पत्तियां ऑक्सीजन न मिलने से सूख जाती हैं। बाद में इसकी शाखों को काट दिया जाता है। टहनियां कटने के 1-2 साल बाद दरख्त पूरी तरह सूख जाते हैं, जिन्हें बिलाखिर जड़ से काट दिया जाता है। फॉरेस्ट महकमा कहता है कि ये दरख्त काफी पुराने हैं। ये अलग बात है कि दरख्त की मौजूदा शेप इन दावों की पोल खोल रहा है। हमें पता है, मगर अलबत्ता जो वहाँ कंपार्टमेंट 34 की आप बात कर रहे हैं वो ओल्ड डैमेज है, पुराने ज़माने का। आज 20 साल से पहले वहाँ पे
मैंने जो मेरा स्टाफ है वहाँ उनको हमने हिदायत दी कि 24 आवर्स आप वहाँ रहिए, वहाँ के लोगों के साथ रहिए। जब तक लोग उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो तब तक मुझे लगता है जंगल को बचाना मुश्किल है इन हालात में। इन जंगलात में कायरू और बदलू के दरख्त पाए जाते हैं। इसकी लकड़ियाँ काफ़ी महंगी होती हैं। 1 फुट कायरू और बदलू की कीमत तकरीबन 2000 रुपये के आसपास है। रियासत से बाहर इतनी ही लकड़ी 5000 रुपये में मिलती है। मुतवस्सित तबके के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। मकानात और दफातर वगैरह की तामीर में खिड़कियों और पैनलिंग में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी लकड़ियाँ कई खासियत की हामिल हैं। 50 डिग्री का टेम्परेचर भी इस पर असरअंदाज नहीं होता। ये गर्मियों में सर्द और सर्दियों में गर्म रहती है। जी सलाम के लिए कुलगाम से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। और मंदिरों के शहर जम्मू में मंदिरों की देखभाल के लिए टेंपल एंड श्राइन बिल पास करने की मांग हो रही है। इसके लिए प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट और कई दिग्गज तंजीमें आगे आई हैं। इसके मुताबिक शहर में कई मंदिरों की हालत देखभाल न होने की वजह से खराब हो गई। इसमें कई मंदिर तारीखी भी है जिनकी देखभाल जरूरी है। मंदिरों के संरक्षण के लिए उनको स्टैट्यूटरी, उनको लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए एक एक्ट बनाया जाए। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें क्या अड़चन आ रही है कि जो इसमें एक डिले और डेफरमेंट की जा रही है जानबूझकर। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक ग्रॉस डिस्क्रिमिनेशन है इस कम्युनिटी के साथ। और जैसे कि हमारा जो एक्सोडस है वो कोई हमारे जख्म कम थे, जो अब इस बिल को पास न करके ये जाहिर किया जा रहा है कि हम कोई माने नहीं रखते, हमारे मंदिर कोई माने नहीं रखते, हमारे श्राइन्स और हमारे जो यहाँ तक कि जो शमशान भूमि है, क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, उन शिमाली कश्मीर के बारामूला में आबादी के इजाफे के साथ साथ गाड़ियों की तादाद में भी रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। शहर की मौजूदा हालत को देखकर लगता है कि दोनों के बोझ तले शहर की सड़कें भी सिकुड़ती जा रही हैं। ये वजह है कि ज्यादातर गाड़ियां इधर उधर खड़ी रहती हैं। पार्किंग का इंतजाम न होने के सबब गाड़ी मालिकों को भी खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सड़क के किनारे बेतरतीब खड़ी इन गाड़ियों को देखिए। शुमाली कश्मीर के सबसे बड़े शहर बारामूला की ये तस्वीरें हैं। ऐन सड़क के किनारे खड़ी इन गाड़ियों से ट्रैफिक का क्या हाल होता होगा, आप इसका अंदाजा खुद ही कर सकते हैं। इसकी एक झलक जी सलाम ने कैमरे में भी कैद की। बारामूला शहर का ये मसरूफ तरीन इलाका है, मेन बाजार है ये। हर वक्त यहाँ से हजारों अफराद का गुजरना होता है। दूसरे अजला और आसपास से भी सैकड़ों लोग रोजाना आते हैं यहाँ। बाहर से आने वाले जो लोग गाड़ियों से आते हैं उनके पास अपनी गाड़ियाँ खड़ा करने का मसला होता है, क्योंकि पहले से ही दूसरों की गाड़ियाँ पार्क की हुई होती हैं। यहाँ से गुजरने में लोगों को कितनी तकलीफ होती है ये उनसे ही सुनिए। यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों के लिए कोई पार्किंग का इंतजाम है नहीं। गवर्नमेंट ने कोई पार्किंग का इंतजाम रखा ही नहीं है। प्राइवेट गाड़ियाँ आके पुल पे लगा देते हैं। हम जब यहाँ से गाड़ी निकालते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है सर यहाँ पे हमें। शहर के किसी भी इलाके में आप जाइए, तकरीबन हर जगह ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ा करना यहाँ आम बात है। यही लोग जब बाजार में आते हैं तो गाड़ियाँ दुकानों के सामने पार्क कर देते हैं। जिन्हें यहाँ जगह नहीं मिलती वो ब्रिज पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। हालांकि सड़कें काफी कुशादा हैं, ये खाली हो तो ट्रैफिक स्मूथ रह सकता है, लेकिन जब इतनी गाड़ियां सड़क के दोनों किनारे पार्क होंगी तो लामोहाला जाम तो लगना ही है। पीक आवर में तो गाड़ियां रेंगते हुए चलती हैं। राहगीरों को भी खासी दिक्कत उठानी पड़ती है। तलबा, दुकानदार और खरीदार सभी इससे परेशान हैं। और बारामूला में मुनक्किद नॉर्थ कश्मीर क्रिकेट टूर्नामेंट का मकामी राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब ने इसे जीत लिया है। शौकत अली स्टेडियम में खेले गए दिलचस्प फाइनल मुकाबले में राइजिंग स्टार ने बारामूला क्रिकेट क्लब को शिकस्त दी। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद ये टूर्नामेंट शुमाली कश्मीर के 3 मुख्तलिफ शहरों बारामूला, सोपोर और बारामूला में खेले गए हैं। टूर्नामेंट में इलाके की 189 टीमों ने हिस्सा लिया। खिताब जीतने वाली टीम को साबिक इंडियन क्रिकेटर और जम्मू कश्मीर रणजी टीम के कोच इरफान पठान ने ट्रॉफी और इनामात दिए। इस मौके पर जेके क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ आशिक बुखारी और बारामूला के जिला कमिश्नर भी मौजूद थे। इरफान पठान ने कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद पर
ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों के टैलेंट को उभारने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट लगातार होते रहने चाहिए। तो कश्मीर एक्सप्रेस में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। थोड़ी ही देर बाद यानी कि 8 बजे आप देखेंगे हमारा बेहद खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।